देश और प्रदेश में लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। राजस्थान की गहलोत सरकार ऐसी घटनाओं पर काबू पाने के लिए एक बिल लाई है। इस बिल के मुताबिक लिंचिंग रोकने के लिए प्रदेश में नोडल अधिकारी लाया जाएगा, जो कि पुलिस महानिरीक्षक के स्तर का होगा। इससे पहले राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने बजट भाषण के दौरान घोषणा कर दी थी कि बलात्कार, मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग जैसे मामलों पर कठोर कानून बनाया जाएगा। इस कानून की जानकारी स्कूली सिलेबस में भी दी जाएगी। अराजकता, कोई जुल्म, कोई अन्याय, कोई पाप को खत्म करने के लिए मॉब लिंचिंग के विरुद्ध कानून लाया गया, सख्त से सख्त कानून। तो यदि कोई जिम्मेदार है, भीड़ यदि किसी व्यक्ति को मार देती है, अन्याय करे, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के दायरे में की जाएगी। ये सरकार की नीयत और दिशा जो न्याय दिलाने के लिए लोगों के लिए खड़ी हुई है, उस दिशा में एक सराहनीय कदम है। इससे निश्चित तौर से मॉब लिंचिंग के सारे जो लोग भीड़ तंत्र का इस्तेमाल करके बेगुनाहों की हत्या करते थे, उससे बचा जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बिल को राज्य विधानसभा में पेश करने के दौरान कहा कि 15-20 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर एक शख्स को बुरी तरह मारते हैं। समाज में बढ़ते अपराध को रोकना होगा। गहलोत ने विपक्ष के सदस्यों से पूछा कि क्या आप लोगों को मॉब लिंचिंग की घटना से दुख नहीं होता। इस पर विपक्षी सदस्यों ने भी हामी भरी। कुछ बातें ऐसी है जो मैं समझता हूँ कि जब पक्ष हो जब विपक्ष हो, सभी एक समान दुखी हैं। चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, मॉब लिंचिंग में सब दुखी हैं। मॉब लिंचिंग की घटनाएं चाहे यूपी हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे कई राज्य हो, ये घटनाएं हो रही हैं। आइए जानते हैं मॉब लिंचिंग बिल के प्रावधानों के बारे में। धर्म, जाति, भाषा, राजनीतिक विचारधारा, समुदाय और जन्म स्थान के नाम पर भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा को इस बिल में मॉब लिंचिंग माना गया है। 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति भी मॉब माने जाएंगे। लिंचिंग की घटना में पीड़ित की मृत्यु हो जाने पर दोषियों को आजीवन कठोर कारावास के साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे मामलों में सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों दोषी के लिए भी 3 साल की सजा का प्रावधान है। गंभीर रूप से घायल होने पर 10 साल तक का कठोर कारावास और 3 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। सामान्य मारपीट पर 7 साल के कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान। लिंचिंग से जुड़े मामलों की जांच पुलिस इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का अफसर नहीं करेगा। राज्य में आईजी रैंक और जिलों में डीएसपी रैंक का अफसर मॉनिटरिंग करेगा। लिंचिंग के मामलों की तुरंत सुनवाई के लिए हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की सलाह पर विशेष न्यायाधीश नियुक्त होंगे। सेशन स्तर के न्यायाधीश ही ऐसे मामलों की सुनवाई कर सकेंगे। लिंचिंग के मामलों में पीड़ित व्यक्ति को सरकार निःशुल्क विधिक सहायता भी उपलब्ध कराएगी। धमकाने की शिकायत पर उसे पुलिस सुरक्षा भी मिलेगी। बिल में यह प्रावधान भी किया गया है कि पीड़ित व्यक्ति को राजस्थान विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत सहायता दी जाएगी। दोषियों से जो जुर्माना वसूला जाएगा उसे पीड़ित को दिया जाएगा। राजस्थान में मॉब लिंचिंग की 4 घटनाएं हुई। 3 घटनाएं में कथित गो तस्करों ने दिया मॉब लिंचिंग को अंजाम। अलवर में पहलू खां नाम का व्यक्ति सबसे पहले हुआ था लिंचिंग का शिकार। 1 अप्रैल 2017 को कथित गो तस्करों की पिटाई के 3 दिन बाद पहलू खां की मौत हो गई थी। अलवर के चौपानगी थाना इलाके में 19 जुलाई 2019 को युवक हरीश जाटा हुआ शिकार। गो तस्करी के आरोप में भीड़ ने रकबर खान नामक युवक की पीट कर की हत्या। 10 नवंबर 2017 को अलवर जिले के गोविंदगढ़ में गो तस्करी के आरोप में उमर खान की पीट कर हत्या कर दी गई। ये केवल दिखाना चाहते हैं उन लोगों को कि हम आप लोगों के साथ हैं। मैं सोचता हूँ इससे कोई विशेष पर्पज हल न तो पहले हुआ न कुछ होगा। जो कानून आपने बना लिए उन कानून की पालना आपने कितनी करा ली, पहले उसका विश्लेषण करें। फिर भी अगर वो लाना चाहते हैं तो लाएं। मैं सोचता हूँ कानून अपने आप में आज भी इतने सख्त हैं कि इस प्रकार की घटना पर जो कोई भी कानून हाथ में लेता है उसके खिलाफ जम के कार्रवाई होगी। लिंचिंग की घटनाओं के बढ़ने के साथ ही इसे रोकने के लिए कानून की मांग उठ रही थी। पहले मध्य प्रदेश और अब राजस्थान में भी मॉब लिंचिंग कानून लाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान मध्य प्रदेश के बाद मॉब लिंचिंग के लिए बिल लाने वाला दूसरा राज्य बन गया है और 5 तारीख को इस बिल को विधानसभा में पास करा दिया जाएगा। उसके बाद कानूनी रूपरेखा जो है उसके तहत प्रदेश में लिंचिंग की घटनाएं रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी, यह सरकार का दावा है। और इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में विलंब हो चुका मॉब लिंचिंग के लिए कानून पहले से लाया जाना चाहिए था, या कानून पहले से ही है वो सही रूप में लागू नहीं हो पाए। ये एक बड़ी बात है। क्या वास्तव में नए कानून से पहले का कानून कोई कमजोर था, या फिर यह उस रूप में लागू ही नहीं हो पाया जैसे होना चाहिए था। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ भाजपा विधायक रामलाल शर्मा साहब हैं, बसपा विधायक वाजिब अली साहब हमारे साथ में हैं और निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं वाजिब अली जी आपके पास आना चाहूंगा। मॉब लिंचिंग को लेकर के राजस्थान मध्य प्रदेश के बाद यह विधेयक लेकर आया है और क्या लगता है आपको, इससे कुछ हमारे यहां जो घटनाएं हो रही हैं या कहीं भी दूसरी जगह घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि देखिए कानून एक नजीर पेश करता है चाहे किसी प्रदेश में हो, तो इससे लगता है कि कहीं लगाम लग पाएगा। मैं स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार के इस फैसले का। जरूरी है कानून लाना। कानून पहले भी थे, लेकिन ये एक नए प्रकार के अपराध धीरे धीरे जन्म लेने लगे हैं और ये घटनाएं दिन ब दिन इनमें वृद्धि हुई है। तो इस कानून लाने से निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है कि इन घटनाओं पर रोकथाम होगी और जो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके मन में भी डर पैदा होगा। और बहुत जरूरी है सरकार को ये मैसेज देना कि कोई भी अपराधी हो उसके लिए सख्त कानून से उसे निपटारा किया जाएगा। मैं स्वागत करता हूं इस बात का। जी रामकेश जी, कानून पहले से भी है किसी भी घटना को रोकने के लिए, बलवा को रोकने के लिए, हमला को रोकने के लिए, कहीं अगर ज्यादा एकत्रित भीड़ है और अगर उसके मंसूबे अच्छे नहीं है उसे रोके जाने के लिए कानून तो पहले से भी है। तो ये कानून कैसे ज्यादा इफेक्टिव होगा? योगेंद्र जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरह का कानून पहले से विद्यमान है, लेकिन ये नई तरह की जो घटनाएं इस देश में होने लगी है, इन घटनाओं के पीछे धार्मिक भावना, उनको भड़काना, उनको आगे बढ़ा करके और मूव से कोई अपराध कराना, ये एक संगठित अपराध की तरह राजस्थान में बढ़ने लगा था। इस बात से चिंतित होकर के राजस्थान की सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को सोचा कि राजस्थान जैसे शांत प्रदेश में इस तरह की घटनाओं का होना ये जाहिर करता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का करके लोगों में दंगा फैलाने का और जगह जगह इस तरह की हिंसा कराने का जिनका एक लगातार प्रयास चल रहा है इस देश में, और वो इसी तरह की ये घटना, ये मॉब लिंचिंग की जो घटना है, जो विशेष रूप से अलवर और इसके आसपास कई घटनाएं हो गई, पहलू कहां की घटना हुई। आप देखिए कि इस देश में कोई भीड़ तंत्र के लिए इस तरह का कोई ये जायज नहीं है कि कोई एक निर्दोष आदमी को या कोई निहत्थे आदमी को, अब वो कहां गायों को, पशुओं को ले जा रहा है, ये खुद के पशु हैं, ये क्या कोई व्यापार करने के लिए ले जा रहा है, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ देखे और भीड़ द्वारा उस व्यक्ति की हत्या कर देना, ये जघन्य अपराध है, ये जंगल राज है। और किसी भी रूप में मुख्यमंत्री जी जंगल राज इसे राजस्थान में चलने नहीं देंगे। उन्होंने इस बात को अग्रसर होकर के, और ये जो कानून अभी विधानसभा में बनने जा रहा है, पास होने जा रहा है, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को। जी रामलाल जी, आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस सहित दूसरी जो पार्टियां हैं उनका सबका यह कहना है कि कानून पहले से भी थे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार मजबूती के साथ उसे लागू नहीं की। जो घटनाएं हुई उन्हें नजरअंदाज किया गया। देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो ये कि जो भी इस प्रकार की घटनाएं होती है, उन घटनाओं को अंजाम देने वाले व्यक्ति कानून के दायरे के अंदर एक तरीके से दोषी होते हैं और इस प्रकार की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। अब दूसरी बात है कि सरकार ये कानून लेकर आ रही है, तो मैं चाहूंगा कि ये घटनाएं घटित क्यों हो रही है? घटनाएं इसलिए घटित हो रही है कि आपका पुलिस का तंत्र बिल्कुल विफल है। आज राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब बजट पेश किया गया, उस समय भी मैंने एक बार नहीं अनेकों बार अवसर के ऊपर कहा है कि सबसे पहले पुलिस को मजबूत करने की आवश्यकता है। आपके पास थाने में स्टाफ नहीं है, आपके पास आधुनिक तंत्र के शस्त्र नहीं है, आपके पास गाड़ियां नहीं है, आप उन घटनाओं को रोक नहीं सकते जिन घटनाओं का आपको पहले से आभास है घटनाएं हो सकती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक कांग्रेस की सरकार
इस कानून को लाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद यही है कि सिर्फ एक वोट बैंक को खुश करना चाहती है, उसके लिए उसके भविष्य को संवारने का काम नहीं करेगी, उसको सिर्फ खुश करने का काम करेगी कि देखो हम तो ये प्रयास कर रहे हैं जी। अरे प्रयास तो आप बेहतर होता कि आप पुलिस को मजबूत कर दो और इस तरीके का अपराध करने वाले लोगों के ऊपर अंकुश लगे, आपको प्रयास वो करने चाहिए। कानून आपके पास पहले से मौजूद है, एक भी कानून ऐसा नहीं है जिस कानून को सही रूप में उपयोग करे तो उससे कोई अपराधी बच के निकल जाए, लेकिन इच्छा शक्ति इस प्रकार की होनी चाहिए। और फिर दूसरी बात, जब से आपकी सरकार आई है तब से अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जिस तरीके की घटनाएं घटित हो रही है, उनके लिए भी तो आप कानून लेके आओ। और कानून क्यों लेके आओ? कठोरता से इस कानून की जो वर्तमान में है उनकी पालना भी कराओ और एक ऐसा कानून लेकर आओ कि जिससे लोगों के अंदर डर पैदा हो। आज वर्तमान के अंदर कानून का डर नहीं है, सरकार का डर नहीं है। सरकार अपने जो जिस दिशा के अंदर काम करनी चाहिए उस दिशा के अंदर सरकार काम नहीं कर रही, सिर्फ एक पॉलिटिकल मैसेज देना चाहती है, इसके अलावा सरकार की कोई मंशा नहीं है। जी रामलाल जी, लेकिन जब भी रामकेश जी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के वक्त जो घटनाएं हुई उसे रोकने में नाकामयाबी रही, आप वर्तमान सरकार पे आरोप लगा रहे हैं और हमारे साथ में जो लोग बैठे हुए हैं वो पूर्ववर्ती सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, घटनाएं जिस प्रकार की घटित होती है उन घटनाओं को हम बिल्कुल समाप्त नहीं कर सकते, उनके ऊपर अंकुश लगा सकते हैं और अंकुश लगाने का तरीका यही है कि जो घटना होती है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। हाँ बिल्कुल सही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इस प्रकार की घटनाएं हुई है, लेकिन उस सरकार ने तत्काल तत्परता के साथ कार्रवाई करते हुए लोगों में एक मैसेज ये दिया, जो भी गुनहगार थे उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। और आने वाले समय के अंदर मैं इतना कह सकता हूं कि सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत रखने की आवश्यकता है। कानून आप कैसे भी पास कर दो, वो तो एक किताब है, 4 लाइनें उसके अंदर लिखी हुई है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी को तो आप मजबूत करो जो उसको धरातल के ऊपर लागू करने वाली है। और जब तक वो मजबूत नहीं होगी तब तक इन कानूनों को बना के एक तरीके से और कमरे के अंदर पहले भी कानून रखे पड़े, उस अलमारी के अंदर इस किताब को ले जाकर रख देना, लेकिन कम से कम उसका क्रियान्वित करने वाली एजेंसी को तो आप मजबूत करें। जी वाजिब जी, आपके पास में आना चाहूंगा। रामलाल जी ने कहा कि कानून पहले से भी है, हमारी सरकार के वक्त लगाम लगाने की पूरी कोशिश की गई और काफी इफेक्टिव रही, लेकिन वर्तमान सरकार जब पुलिस तंत्र को मजबूत नहीं करेगी तो ऐसे कानून का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। मेरा ये मानना है कि ये जो घटनाएं पिछले 5 से 6 सालों में बढ़ी हैं, कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड एजेंसीज या इस तरह के तत्व इनमें शामिल रहे। उसका साफ नजर ये साबित होता है, पिछले साल झारखंड के अंदर जब रामगढ़ लिंचिंग के 8 कन्विक्ट्स जिनको सजाए मौत की सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुना दी थी, जब उनको बेल मिलती है तो केंद्रीय मंत्री सिन्हा साहब उनके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि मार्च में जब योगी जी की रैली होती है तो पहलू हत्याकांड के जो वहां पे अखलाक दादरी जो लिंचिंग के जो मेन एक्यूज थे उनको फ्रंट रो में बिठाया जाता है। ये इससे साबित होता है कि जब पहलू का केस हमारे यहां पे हुआ तो आदरणीय कटारे साहब ने भी उन्हें जो है कि पहले ही गौ तस्कर करार दे दिया बिना इन्वेस्टिगेशन के। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि सरकार नाकामयाब रही उन फोर्सेस को कंट्रोल करने में, कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहन मिलता रहा और वो ये लोग घटनाएं, ये क्राइम को अंजाम देते रहे। इस सरकार के और नहीं हुई क्या? घटनाएं तो अभी भी हुई है, जाहिर सी बात है, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधी कोई भी हो, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं देता कि वो लोग किन गतिविधियों में लिप्त थे कि नहीं थे, वो जांच का विषय है, लेकिन जांच से पहले ही किसी के ऊपर एक अपराधी का लेबल लगा के उसको जो है कि एक तरफा कार्रवाई करना और उसके परिवार के खिलाफ केस रजिस्टर करके उनको परेशान करना, ये पिछली सरकारों में हुए हैं। इस सरकार से हमें उम्मीद है, जिस तरीके से शुरुआत में कठोर कानून लाने के बाद एक मैसेज दिया गया है अपराधियों में कि सख्त कार्रवाई होगी, और हम उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कानून सख्ती से काम करेगा और अपराधी कोई भी हो, चाहे वो गौ तस्कर हो और चाहे वो गौरक्षक की खाल के अंदर जानलेवा भेड़िए हो, सबको सजा मिलनी चाहिए। जी रामकेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपने सीधा आरोप लगा दिया पूर्ववर्ती सरकार पे, भाजपा पे, कि एक संगठित तरीके से इस तरह के अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। वाजिब अली जी भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन रामलाल जी का कहना है कि कानून का पालन होना चाहिए, कानून पहले से भी है, हमारी सरकार के वक्त काफी उन्हें मजबूती के साथ लागू किया गया, एक कानून और बन जाएगा, लेकिन क्या वास्तव में ऐसी घटनाएं रुक पाएंगी? ऐसा नहीं है योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का ये हिडन एजेंडा है, ये न केवल राजस्थान में पूरे देश में है। ये गाय का नाम लो, राम का नाम लो, धारा 370 का नाम लो, कश्मीर की बात चलाओ,
ये कोई अपराध करना है? कुछ नहीं है, ये करना अपराध कुछ नहीं है, नाम करना कुछ नहीं है। गाय का आप देखिए कोचर में कितनी गायों की हत्याएं हुई, कितनी गायें मरती रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी ने बात पर जाना उचित नहीं समझा, बिना चारे और पानी के गायें तड़प तड़प कर मरती रही। कांग्रेस के लोग ही गए, चंदा इकट्ठा करने के बाद में गायों को बचाया। और अलवर में तो स्थिति यह है कि जब लीचिंग की घटना हो रही है, उसके लीचिंग की घटना के बाद में आप देखिए ज्ञानदेव आहूजा जी खुलेआम बयान दे रहे हैं, उन अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग इस काम में जुटे हुए हैं, वो बिल्कुल इसमें मिलकर के इन घटनाओं को अंजाम देना चाहते हैं और राजस्थान में अशांति पैदा करके, ग्रुपबाजी पैदा करके और हिंदू और मुस्लिमों को झगड़ा करा करके और सरकार में आना चाहते हैं। सरकार ने कार्रवाई करा दो। पूरी राजस्थान की जनता ने इन लोगों को नकार दिया और विधानसभा में बुरी तरह हरा करके इनको जो है अपने घर बिठाया हुआ है। इनकी अब ये चालें नहीं चल सकती और पूरे राजस्थान की जनता अच्छी तरह ठीक से समझ गई है इनकी बातों को। इनके झांसे में और इनके बहकावे में अब कोई आने वाली जनता है नहीं। जी रामलाल जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि कानून बने हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। कानून ये भी बना हुआ है कि किसी की तरफ आप अगर उंगली कर रहे हो तो कानून है, किसी को मार रहे हैं तो भी कानून है, किसी का मर्डर कर रहे हैं तो भी कानून है। कानून हर जगह पे बना हुआ है और कानून का मकसद यही है कि अपराधियों में भय होना चाहिए और आम जन में इसका विश्वास होना चाहिए। लेकिन वास्तव में सरकार किसी की भी हो, ये मेरा एक गैर राजनीतिक सवाल है, ऐसा क्या होता है कि भीड़ हो चाहे इंडिपेंडेंट कोई व्यक्ति हो, कानून का खौफ कम होता जा रहा है। खौफ क्या कहूं या भय कहूं, मतलब किसी भी पार्टी की सरकार हो चाहे। योगेंद्र जी, होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति है वो किसी न किसी जाति से भी है, कोई न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक सामान्य घटना घटित होती है, उस सामान्य घटना के अंदर कोई रिएक्शन निकल के नहीं आता। लेकिन जब एक समुदाय विशेष के व्यक्ति के साथ कोई घटना घटती है तो हाहाकार इस बात का मचाया जाता है कि साहब ये तो प्री प्लानिंग कोई कार्रवाई की गई, जबकि उस घटना की कोई प्री प्लानिंग नहीं है। एक सामान्य घटना है, उसको सामान्य घटना के नजरिए से नहीं। लेकिन रामलाल जी, आप ज्ञानदेव आहूजा का खंडन करते हैं ना। जब ज्ञानदेव आहूजा वहां पर नहीं सुनो, ज्ञानदेव आहूजा जब वहां पर खुलेआम उनका समर्थन कर रहे हैं तो उनका वापस आ रहा हूं आपके पास। मैं तो उनका वसुंधरा जी की राजनीति के आधार पर पुष्टि वोट बैंक की राजनीति नहीं। जब आपका पूर्व विधायक वहां पर अपराधियों को संरक्षण दे रहा है और उसका आप लोगों को उसका खंडन करना चाहिए था। तरीके से अलवर के बाद में एक के बाद एक घटनाएं गैंग रेप की हो रही है, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चियों के साथ घटनाएं हो रही है, लेकिन सरकार के अंदर बैठे वाले नुमाइंदे उसकी घटना की निंदा करने के लिए भी पक्ष में उतर के नहीं आते। सिर्फ सरकार की पैरवी कोई भी घटना हो रही है अपराधियों को सजा मिलेगी, हर सूरत में सजा मिलेगी। पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है और अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है। रामकेश जी, मेरा सवाल आप तीनों से एक छोटा छोटा सा है। मैं रामलाल जी के पास में गया था। रामलाल जी, मेरा सिर्फ सवाल फिलहाल आपसे एक ये है कि कोई भी व्यक्ति कहीं कोई घटना हो, ये भय क्यों खत्म हो रहा है? ये बड़े चिंता का विषय है। सरकार राजनीतिक दलों में किसी की भी आएगी, किसी की भी जाएगी, एक किसी के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं है कि बिल्कुल आजीवन किसी एक पार्टी की सरकार रहेगी। आज चिंता अगर कांग्रेस के लिए तो कल बीजेपी के लिए भी हो सकती है, क्योंकि कानून का डर सब में होना चाहिए। ये डर क्यों निकल रहा है? योगेंद्र जी, अगर आपकी पदस्थापन का पैमाना, वो कहते ना कि योग्य व्यक्ति को सम्मान मिले, गुनहगार को सजा मिले, अगर आपके पदस्थापन का पैमाना अगर ये हो गया तो मेरा दावा है एक भी अप्रिय घटना नहीं होगी। लेकिन पदस्थापन का मेरा और तेरा, वोटों का चश्मा, वोट बैंक की गणित या एक भविष्य के अंदर लाभ मिलने की उम्मीद, इस आधार के ऊपर आप पदस्थापन करोगे, परिणाम ये निकल कर आएंगे। आप योग्यता के आधार के ऊपर आप पदस्थापन करके देखो, मेरी गारंटी है इस प्रकार के अपराधों के ऊपर अंकुश अपने आप लग जाएगा। लेकिन अगर राजनीतिक चश्मे के आधार पे आप अधिकारियों को लगाने का काम करोगे, परिणाम ऐसे आएंगे, कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन ये सारी घटनाएं तो आपका टाइम में हुआ। ये सारी घटनाएं आपने किन अधिकारियों को लगाया? योग्यता के आधार पर आप उन अधिकारियों को लगाते हैं। ये गैर राजनीतिक सहानुभूति दिखाने का काम कर रही है, उनको संरक्षण करने का काम नहीं कर रही। ये सीधा सीधा मेरा आरोप है सरकार के ऊपर, सिर्फ सहानुभूति दिखाने। योगेंद्र जी, इनके टाइम में सारी घटनाएं इनके टाइम में हुई और इन्होंने अधिकारी लगाए वो योग्यता के आधार पर लगाया नहीं लगाया। एक बात रामकेश जी, मेरा जो सवाल है,
घटनाएं मैंने एक बार फिर कही है कि आप थोड़ा सा इसमें गौर करिए। गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की हो सकती, किसी भी पार्टी की, घटनाएं अगर इसी तरह से होती रहेंगी, अपराधियों में अगर कानून का भय खत्म होगा, तो मुझे लगता है कि सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। यहां मेरा सवाल रामलाल जी से सिर्फ यही था और इन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया। ये केवल आज वर्तमान सरकार पे नहीं ढोल रहे हैं, इनका साफ कहना था गवर्नमेंट किसी की भी हो, अगर जब तक के पोस्टिंग ट्रांसफर में राजनीतिक दखलंदाजी खत्म नहीं होगी, योग्यता का आधार नहीं बनाया जाएगा, राजनीतिक दखलंदाजी नहीं होती। ये तो सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स का सबका मेरिट से पोस्टिंग होता है। सर ये खुद की सरकार के वक्त को भी मान रहे हैं कि राजनीतिक दखलंदाजी किसी की भी गवर्नमेंट हो उसे खत्म किया जाना चाहिए, योग्यता आधार होना चाहिए, साफ स्वीकार कर रहे हैं। ये मैं उस पर आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में ये एक चिंता का विषय नहीं है? बिल्कुल चिंता का विषय है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल चिंता का विषय है। लेकिन आप ये सोचिए, देखिए, जब सूबे का मुखिया, मुख्यमंत्री कोई भी हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, किसी भी दल की सरकार हो, जब मुख्यमंत्री यहां प्रदेश में मुखिया के तौर पे जब काम कर रहे हैं, सरकार उनको चलानी होती है, तो उनको ठीक से पता है कि स्टेट के लिए कौन डीजी अनुकूल रहेगा, स्टेट के लिए कौन चीफ सेक्रेटरी अनुकूल रहेगा, उसके अनुसार सरकार निर्णय लेती है और निर्णय लेने के बाद में उनको पदस्थापित करती है। लेकिन पदस्थापन के बाद में वो डीजी बीजेपी कांग्रेस का नहीं होता, किसी भी सरकार का कोई पक्ष नहीं करता है, वो अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात करेगा, चीफ सेक्रेटरी प्रशासन कैसे बेहतर चल सकता है उनके लिए काम करता है। लेकिन ये मेरा ये कहना है कि ये आरोप लगाना कि साहब डीजी को उसके आधार पर लगा दिया या चीफ सेक्रेटरी को किसी जाति या योग्यता को बिना देके लगा दिया, ये आरोप निराधार है। ये बहुत सोच समझ करके निर्णय लेने पड़ते हैं और सोच समझ करके निर्णय, अशोक जी गहलोत तो बहुत सोच समझ करके। रामलाल जी, रामकेश जी, सवाल मेरा ये नहीं है, ना वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती सरकार पे आरोप है। रामलाल जी ने भी जो कहा है, ये केवल वर्तमान सरकार पे को उंगली नहीं उठा रहे हैं, इनका सीधा कहना है कि योग्यता आधार। मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूं कि आज मुझे जो दिखाई देता है, आपको भी दिखाई देता होगा कि अपराधियों से के जहन से भय निकलता जा रहा है, वातावरण भय मुक्त नहीं युक्त होता जा रहा है। गवर्नमेंट किसी की भी हो ये, लेकिन एक चिंता का विषय बली के लिए भी हो सकता है, रामकेश मीणा जी के लिए भी हो सकता है, रामलाल शर्मा जी, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे के लिए भी हो सकता है। मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं जी। ये लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, बिल्कुल, और सबको बोलने का अधिकार है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए आपका मीडिया अगर प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी बोल करके अगर संबोधित करता है, नरेंद्र मोदी जी नहीं बोल सकता, यह कितनी शर्म की बात है। 130 करोड़ लोगों का जो व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहा है, देश का चुनी हुई सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, सम्माननीय प्रधानमंत्री, वो किसी भी पार्टी का हो, बिल्कुल, लेकिन हम लोग जानबूझ करके हम डाइवर्ट हो रहे हैं। मैं सिर्फ अपराध की बात कर रहा हूं। आप अपराध की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लोकतंत्र के प्रति लोगों में धीरे धीरे आस्था कम होने का कारण ये कि हम संवैधानिक संस्थाओं की जो मर्यादा है, संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनका सम्मान हम लोग नहीं कर रहे, और दूसरे लोग भी उसको देखते देखते धीरे धीरे उनमें भी वो एक चलन चल गया। इससे मैं कहता हूं कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमको संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक पदों पे जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे डीजी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, जब हम उनका आदर नहीं करेंगे और अगर हम ताकत नहीं बढ़ाएंगे, तो आज डीजी ये प्रदेश की पूरी फोर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर उनका कहीं अपमान होता है तो वो निश्चित रूप से फोर्स पे उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन संवैधानिक संस्थाओं के जो मुखिया हैं, संवैधानिक पदों पे जो लोग बैठे हुए हैं, उनका सम्मान हर स्थिति में रहना चाहिए, मेरा यह कहना है। मैं आपकी बात सहमत हूं। चले वाजिब अली जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आप जो अपनी बात कर रहे हैं वो तो कही ही, मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है, आपने देखा होगा हर आदमी का अपना एक एक्सपीरियंस है, महसूस होता है, लगता यह कि सरेआम जो घटनाएं होती है, लोग कानून हाथ में लेते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका डर निकला हुआ है कानून के भय का, जो होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ये रहा तो मुझे लगता हम सबके लिए चिंता का विषय है ये।
और वही वजह है कि लिंचिंग भी उसी का एक आधार है। निश्चित तौर पे ये चिंता का विषय है। और देखिए, अपराध और अपराधी एक प्रवृत्ति के तहत ये सब चलता है। कोई भी सरकार हो, कोई ये कह दे कि कल से ये सब कुछ बंद हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि अपराध लोगों की भावनाओं में और उनमें आदतों में है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, उनको कंट्रोल करना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब संवैधानिक पद पे लोग, नेता, स्थानीय नेता इन बातों के लिए प्रोत्साहित करेंगे, रकबर हत्याकांड में ज्ञानदेव आहूजा जी कहते हैं कि वो मेरे आदमी थे, मैंने उनसे कहा था। इस तरह के और भी बड़े सारे केसेस हैं। तो जब ऐसे अपराधियों को इस तरह का संरक्षण प्राप्त होगा तो उनके हौसले बढ़ेंगे और उनको देख के और के हौसले बढ़ेंगे। और रही बात अपराधियों की, हमारे प्रधानमंत्री जी खुद ये कहते हैं, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, चाहे मुझे मार दो। इसका क्या मतलब है? आप देश के मुखिया हो, क्यों किसी को कोई मार दे? लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिए। मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा। तो अपराधों पे कंट्रोल करने की बजाय, अब अपराधों पे कंट्रोल करने की बजाय जो है, जाति के ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। अत्याचार क्यों होना चाहिए? जी ने एक बात कही, अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा, ठीक नहीं काम कर रहा, विधायक कोई अधिकार है, उस अधिकारी की शिकायत हमें कीजिए, हम हटाएंगे। लेकिन लगाने के लिए आप बाध्य नहीं करोगे। और ये 5 साल तक रहा। कोई भी एमएलए किसी अधिकारी को लगाने के लिए भारत सरकार को बाध्य नहीं कर सकता। अगर कोई अधिकारी ठीक काम नहीं करा, उसको हटाने का काम वो कर सकता है। लेकिन योगेंद्र जी, दिक्कत और समस्या इस जगह है, आज जिस तरीके से जो चीजें होनी चाहिए प्राथमिकता के साथ, वो चीजें प्राथमिकता के साथ नहीं हो रही। जयपुर के अंदर वैशाली नगर में क्या हुआ, 5 जून को एफआईआर दर्ज होती है, महिला बार बार चक्कर लगा रही है, न्याय प्राप्त करने के लिए लगा रही है, लेकिन न्याय नहीं मिलता, उसको खुद को इस दुनिया से जाना पड़ता है। मैं फिर कहूंगा, पुलिस को मजबूत करने की आवश्यकता है, पुलिस के ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है, और पुलिस को जो चीज चाहिए वो देने की आवश्यकता है। कानून की पालना तभी करा सकती है। रामलाल जी, मेरा ये मानना है, एक छोटे से रामलाल जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं इसी मुद्दे पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में लिंचिंग बिल को पेश किया गया है और इसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। 5 तारीख को यह बिल पास कराया जाएगा और हम चर्चा कर रहे हैं इसी को लेकर के क्या आवश्यकता पड़ गई थी इस बिल की। मैं वाजिब अली जी के पास में था ब्रेक से पहले। वाजिब जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। मेरा जो सवाल था ये था कि अपराधी कोई भी हो, किसी जमात का हो सकता है, किसी कास्ट का हो सकता है, किसी वर्ग का हो सकता है, भय क्यों खत्म हो रहा है? सवाल यह है। जैसा मैं पहले भी कह रहा था, इस भय को खत्म होने के पीछे कुछ कारण ये है कि वो लोग स्पॉन्सर्ड किए जा रहे हैं क्राइम करने के लिए। ये कोई नॉर्मल आदत इन क्राइम नहीं है। ये ऐसा क्राइम है जिसको स्पेशली एक विचारधारा के तहत बिल्डअप किया जा रहा है कि आप ये करिए, शायद उससे कुछ राजनीतिक फायदा मिलता हो, वो आप सब जानते हैं। तो इस तरह के क्राइम के पीछे जब उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होगा, बैकअप प्राप्त होगा और उनको जो है बुला बुला के मालाएं पहनाई जाएंगी, तो अब निश्चित तौर पे ये चीजें तो बढ़ेंगी। तो बहुत जरूरत है, बहुत संजीदगी से लेने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह के ट्रेंड ये चल गए, ये ट्रेंड पूरे समाज में, देश के अंदर एक ऐसे माहौल, ऐसे वातावरण को पैदा कर रहे हैं जहां इंसान इंसान का दुश्मन हुआ जा रहा है। और आने वाले वक्त के लिए, पूरे देश के लिए, हमारी अखंडता के लिए, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए बहुत जरूरी है कि इन चीजों पर अंकुश लगे और कानून के साथ साथ जो संरक्षण या जो ये ऐसे संगठन बन गए जिन्होंने धर्म की आड़ में अपना एजेंडा चलाना चालू कर दिया, उन पर अंकुश लगाने की जरूरत है, मैं मानता हूं। जी रामलाल जी, आप कुछ कह रहे थे भी। नहीं, देखिए योगेंद्र जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने सार्वजनिक भाषण के अंदर ये बात की थी कि गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। ये सीधा सीधा उन लोगों के ऊपर संदेश था जो गुजरात की घटना के बाद, जो इस तरीके की वारदात को अंजाम देने वाले लोग हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा, लेकिन घटनाएं घटित होगी, पहले भी हुई है, अभी भी आगे भी होगी, घटनाएं रुकने वाली नहीं है। लेकिन घटनाओं के ऊपर तत्काल कार्रवाई करे और जो हमारे पास उपलब्ध है कानून, उस कानून के दायरे में अगर हम कार्रवाई कर देंगे, एक नसीहत देने की आवश्यकता है। लेकिन नसीहत देगा कौन? नसीहत देने वाली एजेंसी के आप हाथ बांध दोगे, उसको काम करने नहीं दोगे, उसको संसाधन नहीं दोगे, आखिरकार वो काम कैसे करेगी? बशर्ते मेरा जो व्यक्तिगत ओपिनियन है वो यह है कि सरकार कानून बनाने से पहले उन एजेंसियों को मजबूत करे जिनसे वो
क्रियान्वित कराना चाहती है अपने कानून की। और जब तक उन एजेंसियों को हम शक्तिशाली नहीं बनाएंगे, उन एजेंसियों के अंदर मजबूत अधिकारियों को नहीं लगाएंगे, ईमानदार अधिकारियों को नहीं लगाएंगे, तो मेरे ख्याल से परिणाम सुखद आना मुश्किल है। और रही बात यह, अपराध का ना जाति होती है ना धर्म होता है। अपराध की मानसिकता एक विकृत मानसिकता होती है, वो किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि एक घटना सामान्य घटना में गिनी जाती है और एक घटना को नमक मिर्ची लगा के उसको इस तरीके से पेश किया जाता है जिसकी व्याख्या मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। आपने पहले भी देखा होगा कि जिस तरीके से छोटी सी घटना को भी मीडिया ट्रायल के माध्यम से जिस तरीके से शीर्ष के ऊपर पहुंचाने का काम किया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं, कानून बनाने से अच्छा होगा कि आप मजबूती के साथ जो अपराध हो रहे हैं उनके ऊपर अंकुश लगाने का सरकार काम करे। मैं एक बात यह कहना चाहूंगा, मीडिया ट्रायल की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी चीज को एक्सट्रीम कर दिया जाता है, बट कुछ चीजें ऐसी है कि वास्तव में सरकार हो चाहे प्रशासन, आंख और कान तभी खुलते जब मीडिया ट्रायल होता है। थानागाजी की घटना का जो आज हम उदाहरण पेश करते हैं या पहलू खा के मौत की बात करते हैं, अगर वास्तव में मीडिया में ये हाईलाइट नहीं होता तो ना तो थानागाजी घटना में उन दरिंदों को सलाखों के पीछे भेजा जाता, पता नहीं लगता किसी को भी, एक कॉलम खबर छप करके रह जाती। लेकिन मीडिया ने हर पार्टी के नेता से सड़कें नपवाई और वास्तव में उसके को जिस तरह का उसने भोगा है, और ऐसी घटनाएं कई हैं, लेकिन जो सामने आ जाती है वह घटना है, नहीं तो नहीं है। जयपुर के वैशाली नगर की घटना, उस लेडी को एक्सट्रीम पोजीशन में कहीं क्या उसके साथ अगर कोई आदमी सुसाइड करता है, पता नहीं वजह क्या हो सकती है, पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन जब कार्रवाई की गई तो एसएचओ को तब सस्पेंड किया गया कि जब पूरी तरह से विधानसभा में मामला उठा, मीडिया में इतना ज्यादा उठता रहा। तो ये इशू ये नहीं है कि वास्तव में मीडिया ट्रायल, कहना यह चाहेंगे, कोई वक्त था, विधानसभा में भी कुछ साथी कह रहे थे कि कोई वक्त था कि जब विधानसभा की खबर बनती थी मीडिया में, आज उल्टा हो रहा है कि मीडिया की खबर विधानसभा में उठाई जाती है। ट्रेंड बदल रहा है, लेकिन वास्तव में कानून का दायरा, कानून का नजरिया वही पैनी नजर के साथ होना चाहिए ताकि अपराधियों में खौफ हो सके। योगेंद्र जी, मैं उस चीज की चर्चा कर रहा हूं, मीडिया ट्रायल का मेरा अभिप्राय यह है, इस देश के अंदर आजादी के बाद में आसाम के अंदर जो घटनाएं घटित हुई, जम्मू कश्मीर के अंदर घटनाएं घटित हुई, जिस तरीके से आपके नक्सलवाद की जो घटनाएं घटित हुई, दिल्ली के अंदर कई तंदूर कांड से लेकर कई घटनाएं घटित हुई, लेकिन उन घटनाओं के ऊपर जिस तरीके की मीडिया के माध्यम से जो चीजें आनी चाहिए वो निकल कर नहीं आई, वो चीजें वहीं तक सीमित रह गई। लेकिन इस देश में 2014 के बाद में एक गैंग इस प्रकार की सक्रिय होती है जो सिर्फ और सिर्फ मीडिया के सामने आती है, कहीं पर भी किसी व्यक्ति को रिलीफ देने का काम नहीं करती है, और वो कहती है कि साहब देश के अंदर असहिष्णुता हो गई, वो अपने अवार्ड वापस, अरे अवार्ड दिए भी उन्हीं लोगों ने थे जिन लोगों के आप थे, और वो एक अवार्ड वापस की एक मीडिया ट्रायल शुरू होती है। मेरी मीडिया ट्रायल का सीधा सीधा संकेत उस तरह, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि अपराधियों में भय होना चाहिए, अपराधियों में डर होना चाहिए, अपराध करने वाले व्यक्ति के ऊपर अंकुश लगना चाहिए और सख्त से सख्त सजा उसको मिलनी चाहिए। जी रामकेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। तो मेरा योगेंद्र जी, जब रामलाल जी साहब ये बात कह रहे हैं कि अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, अपराध रुकने चाहिए, तो अपराधों को रोकने के लिए ही ये मॉब लिंचिंग का जो कानून ला रही है सरकार, ये उनको रोकने के लिए ऐसी जो घटनाएं हैं जो पूरे राजस्थान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं, पूरे आम जन में एक तरीके से जो है बिल्कुल अलग तरह का मैसेज पूरे राजस्थान में जो देने वाली घटनाएं हैं, ये धार्मिक भावना भड़काने वाली घटनाएं, ये घटनाओं को किस तरह रोका जाए, मुख्यमंत्री जी ने इसी का रास्ता निकाला है। और 5 तारीख को जब ये बिल पास हो विधानसभा में, तो मैं तो रामलाल जी को कहूंगा कि ये अपनी पार्टी को समझाए, उसका समर्थन करे और सर्वसम्मति से ये विधानसभा में ये बिल पास होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इसका समर्थन करेंगे, इस बिल को पास कराएंगे, तो मैं फिर रामलाल जी का स्वागत करूंगा, रामलाल जी को माला पहनाऊंगा। रामकेश जी, किसी व्यक्ति के अधिकारियों के ऊपर हनन होता है, किसी के थप्पड़ अगर मारी जाती है, 323, 341 में मुकदमा दर्ज होता है, कहीं भीड़ इकट्ठी होती है, धारा 144 लगाई जाती है, कहीं मारपीट की जाती है, चोट ज्यादा है, उसमें पहले जांच होगी। बिल को आप पढ़िए, बिल में बाकायदा उसका पूरी तरह घटना की निष्पक्ष जांच होगी और जांच होने के बाद में उसको जो है अपराधी को सजा मिलेगी। सद्भावना के आधार पे नहीं, दुर्भावना के आधार पे लेके आ रही है। और मैं चाहूंगा
इस प्रकार की घटनाएं रुके, लेकिन घटनाओं को रोकने के लिए पहले घटनाओं को रोकने वाली एजेंसी को मजबूत करने के अभी आप कह रहे हो कि अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, अपराध रुकना चाहिए। अपराध रुकने के लिए कानून लाना पड़ेगा। तो महाराम के ऐसा जो मुंह इकट्ठा होकर के और जो है निर्दोष आदमियों की हत्या करती है, उनको तो रोकने के लिए कानून लाना ही पड़ेगा। और वही कानून 5 तारीख को आ रहा है, और मैं तो आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि उसका बिल का आप समर्थन करें। कोई डाउट है रामलाल जी? कोई डाउट नहीं है इनको, ये सब अच्छी तरह समझ रहे हैं कि ये कानून बहुत अच्छा कानून है, अच्छा कानून है। रामकेश जी, दुर्भावना का अर्थ यह है, मैं चाहता हूं सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों का भला करने का काम करे, लेकिन ये भला नहीं करेगी, उनके प्रति सहानुभूति दिखाएगी। यही दुर्भावना इस बजट की, इस बिल के पीछे है। मैं चाहूंगा सरकार कि आने वाले समय के अंदर, मैं एक घटना का जिक्र फिर करूंगा। ये सरकार कहती है ना, अभी अधिकारियों की बात आई थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय बजट की रिप्लाई के अंदर एक आईएएस अधिकारी की तारीफ करते हैं, नाम लेके तारीफ करते हैं, लेकिन जब वही आईएएस अधिकारी उस पद के ऊपर बैठ के अच्छा काम करता है, तो जरा सी शिकायत आपस से मंत्री के उनके तालमेल नहीं बैठने की वजह से उसको तत्काल एक रात के अंदर वापस जाना पड़ता है। उस अधिकारी ने यह कहा कि मुझे गुनाह तो बताओ, मेरा गुनाह क्या है। 7 दिन तक मुख्यमंत्री जी उसको मिलने का समय नहीं दिया। वो हल्ला भी आपकी पार्टी के लोगों ने मचाया, वो पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हल्ला मचाया। मैं चाहूंगा सरकार ऐसे ईमानदार अधिकारी, कर्मठ अधिकारी, मेहनती अधिकारी, जिनके पास मस्तिष्क के अंदर क्राइम के ऊपर अंकुश लगाने का एक मादा है, उन अधिकारियों की पोस्टिंग फील्ड के अंदर करे। और मेरे ख्याल से अगर इतना कर दिया, किसी भी घटना की अपराध को करने से पहले 4 बार व्यक्ति सोचेगा। बहुत काबिल अधिकारी पूरे राजस्थान में फील्ड में लगे हुए हैं, और मुझे योगेंद्र जी ये कहते हुए कोई हिचक नहीं है कि ये जो कानून आ रहा है 5 तारीख वाला, ये 5 तारीख को जो कानून आ रहा है, ये कानून मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकेगा। इस पर निश्चित रूप से रोक लगेगी, और जो लोग ऐसी हिमाकत करेंगे आगे भविष्य में, उनको 10 बार सोचना पड़ेगा ये कानून आने के बाद में। और ये कानून आने के बाद में मुझे 100% ये यकीन है कि निश्चित रूप से ऐसे अपराधों को रोका जा सकेगा, और अपराधी बार बार सोचेगा ऐसा अपराध करने के लिए। वाजिब जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। अभी भी आपका जो कानून आ रहा है, उसमें समन्वय कोऑर्डिनेटर जो होगा वो आईजी रैंक का अधिकारी होगा, जो प्रदेश में समन्वय की भूमिका अदा करेगा, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट में करेगा। साथ ही अगर कहीं कोई लगता है, कोई आशंका, तो ऐसे आयोजन को रोका भी जा सकता है कि हाँ, भीड़ वहां पे इस तरह से कर सकती है, उसको रोका भी जा सकता है। लेकिन अभी रामलाल जी जो कह रहे थे कि पुलिस की मजबूती, पुलिस तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, और वापस समन्वय की भूमिका में एक आईजी आएंगे, तो फिर कैसे न्याय होगा? जो डाउट है बीजेपी को। नहीं, मैं ये मानता हूं कि ये एक अच्छा निर्णय है। एक बड़े अधिकारियों के द्वारा इन बिल को, इन कानूनों को लागू करने के लिए जो एक मंशा सरकार ने दिखाई है, वो अच्छी है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब से पहले ये जो भी धाराओं के अंदर इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए जो कोशिश होती थी, उनमें लोग बच निकलते थे, क्योंकि ये कोई नॉर्मल क्राइम नहीं है, जैसा कि भीड़ के द्वारा प्रायोजित, और उस भीड़ का एक मकसद होता है, उनका इकट्ठा होने का एक मकसद होता है, और तब जाके ये चीजें अंजाम दी जाती हैं। तो इसमें बड़े सारे वो हैं कि पहले से इनको रोका जाए। सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक पे अगर कोई इस तरह की कोई अंदेशा नजर आएगा, उसको पहले से प्रिवेंट किया जाएगा। और जब आईजी लेवल और डीएम लेवल के अधिकारी डायरेक्ट जिम्मेदार होंगे इनको लागू करने के लिए, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं इसका इंप्लीमेंटेशन जो है पहले से बेहतर होगा। तो मंशा तो साफ है कि जो एक नया टाइप का क्राइम डेवलप होने जा रहा है, उसको रोकने के लिए पहले से इलाज ढूंढा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि पिछली सरकारों ने इस पे ध्यान नहीं दिया, नहीं तो इस तरह के अपराध पहले से रोके जा सकते थे। और अब अगर इन्हें नहीं रोका गया तो लोग रोड पे आएंगे, एक दूसरे की जान लेंगे, और हम एक ऐसी जनरेशन को जन्म दे देंगे जो किसी के नियंत्रण में नहीं रहेगी। जी, तो रामलाल जी, कुछ संदेह हैं जिसको देखते हुए कानून लाया गया है। पहले के जो कानून है वो कहीं ना कहीं सफिशिएंट नहीं है, इस वजह से कानून लाया जा रहा है। लोगों को लगता है, या पार्टियों को लगता है, वर्तमान सरकार को लगता है कि ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, और जिस तरह की भविष्य की संभावनाएं हैं जो लग रही हैं, उस पर नियंत्रण करने के लिए इस तरह का कानून बहुत जरूरी है। देखिए योगेंद्र जी, मुझे हंसी इस बात की आती है कि ये सरकार करना क्या चाहती है।
सरकार बनते ही, सरकार बनने से पहले इस तरीके का माहौल पूरे प्रदेश के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय को बंद कर दिया, महात्मा गांधी पत्रकार जो यूनिवर्सिटी चलती थी उसको बंद कर दिया। लेकिन वास्तविकता देखिए, ये सिर्फ मैसेज देते हैं नाम डाल के कि सब हमारी सहानुभूति इनकी है। ना बजट का प्रावधान करेंगे, ना उसके लिए कोई अलग से बिल्डिंग खड़ी करने का काम करेंगे, ना अधिकारियों की नियुक्ति वहां करेंगे, सिर्फ ये कहेंगे कि साहब मैसेज दे दिया। आज राजस्थान के अंदर हो क्या रहा है, आज राजस्थान के अंदर टोटल राजस्थान में 6000 व्याख्याता है सरकारी महाविद्यालयों में, जिनमें से भी 2500 पोस्ट वैकेंट पड़ी है। लेकिन आज भी बजट के अंदर उठाकर देखोगे, इस विधानसभा के अंदर महाविद्यालय, इस विधानसभा में महाविद्यालय, इस विधानसभा में महाविद्यालय, बजट नहीं देंगे, व्याख्याताओं की भर्ती नहीं करेंगे, बजट का प्रावधान कहीं पर भी नहीं है दूर दूर तक। लेकिन मैसेज देने का काम करते हैं, हमारी सरकार ने इतने महाविद्यालय खोल दिए। मैं चाहता हूं परिणाम देने वाले कार्य आप करें, और इस बिल के अंदर भी अगर सरकार परिणाम देने वाले कार्य करेगी तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। लेकिन जिन चीजों के उपाय पहले से आपके पास मौजूद है, अगर उन चीजों के, उन संसाधनों से अगर उपाय होता तो मेरे ख्याल से सरकार को ये बिल लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं फिर कहूंगा, सरकार को अपनी मजबूती के साथ इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने वाले व्यक्तियों के ऊपर अंकुश लगाए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो। लेकिन अगर दो तरीके के नजरिए से देखेंगे, जयपुर के अंदर घटना होती है, 500-700 की भीड़ निकल के सड़कों के ऊपर आती है, ऐसे व्यक्ति जिनका इस घटना से कोई वास्ता नहीं है, उनके घरों के ऊपर पत्थर फेंक के जाती है, उनकी गाड़ियों की शीशे तोड़ के जाती है, पुलिस उनके अंदर कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगी तत्काल रूप से जो निर्दोष व्यक्ति हैं। पुलिस से पूछेंगे आप क्यों कर रहे हो, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से पुलिस को एक ही चश्मे के आधार पे, एक ही नजरिए के आधार के ऊपर चलने की आवश्यकता है, दोहरे मापदंड अपनाने की आवश्यकता नहीं है। समाज के अंदर छोटा सा सवाल है, इसी आपने पुलिस की कार्यप्रणाली पे जो सवाल खड़ा किया है। देखिए, पुलिस लंबे समय से सरकारों को देख रही है, पुलिस स्थायी है, गवर्नमेंट आइडियोलॉजी के हिसाब से या पार्टी के हिसाब से आती हैं जाती हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल क्यों उठ रहा है? पुलिस को कहीं ऐसा तो नहीं है हम आइडियोलॉजी के हिसाब से हम उनको भी उसी रूप में ढालने की कोशिश करते हैं, यहां डाला जा रहा हो कि अब सरकार बदल गई, हमारा चश्मा ये इस तरफ, दूसरा चश्मा चढ़ाइए, अब नजरिया बदल जाना चाहिए, क्या ऐसा हो रहा है? देखिए योगेंद्र जी, हमारी सरकार के समय इस प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं थी। अशोक गहलोत जी के 2008 से 13 के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान उनके सीएमओ में लगे हुए जितने भी अधिकारी थे, वो योग्यता के ऊपर लगे हुए अधिकारी थे। हमने उनको फील्ड के अंदर पोस्टिंग दी। आपने देखा होगा झुंझुनू के कलेक्टर पद के ऊपर भी उनको लगाने का काम किया। हमारे मन में कोई दुर्भावना नहीं है, योग्यता के आधार पर पदस्थापन पाए। लेकिन ये सरकार सिर्फ और सिर्फ टारगेट बेसिस पे काम कर रही है, और ये इस आधार के ऊपर ये आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम सूची बना रहे हैं कौन कौन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा। भैया, सरकारी कर्मचारी कोई विचारधारा का नहीं होता है। सरकारी कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ सरकार के आदेशों को क्रियान्वित करने का काम करता है। लेकिन जिस दुर्भावना से सरकार काम कर रही है, मैं कहूंगा कि दुर्भावनाओं के आधार पर काम करने से रोके, और जो अधिकारी योग्यता रखते हैं उनको आप फील्ड के अंदर आप लगाएं, आराम से बेहतरीन परिणाम देंगे। अब हो क्या रहा है, सरकार खुद कह रही है, इनके मंत्री ने स्वीकार किया है, खाद्य सुरक्षा सूची के अंदर हम 100% लोगों को लाभ देने का काम करेंगे। जो बेचारे लाभ दे रहे थे उनको तो लाभ दे दो, 100% को बाद में दे देना। सरकार के केंद्र सरकार ने कहा ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्रों के अंदर 10% का रिजर्वेशन। कितने ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र बना रहे, अधिकारी बना नहीं रहे, लोग चक्कर लगा रहे हैं नीचे धरातल के ऊपर। लेकिन सरकार काम करने की मंशा नहीं है। सरकार ने कहा कि हम 2000 रुपए की पर किस्त के हिसाब से 12 महीने में हम 6000 रुपए किसान को देंगे। आज भी वो किसानों के आवेदनों को प्रमाणित करके सरकार ने भेजने का काम नहीं किया। मैं चाहूंगा सरकार कि जो हमारे पास मौजूद रिलीफ देने के कार्य योजना है, उन योजनाओं के तहत सरकार काम करे, अच्छे परिणाम अपने आप निकल कर आ जाएंगे। रामकेश जी, संदेह की वजह जो बताइए आपको कि टारगेट किया जा रहा है सरकार, तो इसी तरह से इस बिल में भी किसी न किसी को टारगेट किया जाएगा, इसी वजह से बिल आ रहा है। ये डाउट बीजेपी को है। ऐसा कुछ नहीं है इनका। मैंने आपको शुरू में बता दिया, ये जो हिडन एजेंडा पूरे देश में, न केवल राजस्थान में, पूरे देश में इसी आधार पे ये लोग चुनाव लड़ करके, और हिंदू किस तरह इकट्ठा हो सकता है, मुस्लिम कैसे दूर हो सकता है, ये सारी की सारी रणनीति बना करके ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये देश के लिए शुभ संकेत नहीं है, और धीरे धीरे इस देश की जनता को ये चीज समझ में आ रही है। और ये जो अभी नया कानून जो 5 तारीख को विधानसभा में कानून बनने जा रहा है, ये बिल जैसे ही पास होगा, निश्चित रूप से मेरा मानना है कि राजस्थान में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर रोक लगेगी, अपराधियों को सजा मिलेगी। जहां तक पुलिस का सवाल है,
मेरा ये आप तो सीधा एक काम सीधा करते आरोप हैं, है, योगेंद्र जी, मेरा सीधा ये सीधा बात आरोप है, मैंने बात मेरा की, सीधा सीधा ये आरोप है कि पुलिस के समीक्षा करेंगे। पुलिस के अधिकारियों का पुलिस के अधिकारियों को लापरवाह करने का, पुलिस के अधिकारियों को भ्रष्टाचारी बनाने का अगर कोई काम किया है तो पिछली भाजपा सरकार ने किया है। ऐसे ऐसे लोग जो ईमानदार लोग थे उनको भी बिजली के मामलों में उनको वहां लगाया और बिजली का एक ऐसा नंगा नाच, ऐसा ओवरलोड का इसका काम किया, अवैध खनन का। वो सारे बड़े बड़े जो हमारे पुलिस के अधिकारी थे जो ईमानदारी की जिन पे छाप थी, वो सारे के सारे ईमानदार अफसर भी बिजली के मामले में भ्रष्ट करने का काम किया है, वो पिछली वसुंधरा सरकार ने किया है। हमारी पुलिस राजस्थान की लेकिन एक बात अच्छा काम कर रही है, एक बात और पूरे देश के पुलिस को हम देखते हैं तो राजस्थान की पुलिस बहुत बेहतर स्थिति में है। और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है इस बात का कि आज भी राजस्थान की पुलिस बहुत पूरे प्रदेश में अच्छा काम कर रही है और पूरा देश में राजस्थान की पुलिस का नाम है। बिल्कुल, देखिए पुलिस पे भरोसा है आपको, प्रशासन पे आपको भरोसा है, क्योंकि ये कार्यपालिका के एक अंग है और कार्यपालिका स्थायी विधायिका बदलती है, चुनाव होते हैं, आप लोगों को एक नई परीक्षा के लिए जाना पड़ता है। जब भरोसा पूरे तंत्र पे है तो फिर कानून की क्या आवश्यकता पड़ रही है? क्या तो वो तंत्र कार्रवाई नहीं कर रहा था पहले, या अब ज्यादा इफेक्टिव तंत्र बिल्कुल काम कर रहा था, लेकिन ये जो मॉब लिंचिंग की जो अभी एकाएक जो घटनाएं बढ़ी राजस्थान में, उनके लिए एक इफेक्टिव कानून की बहुत ज्यादा जरूरत थी कि लोग अपराध करके और बच रहे हैं कानून से। स्पष्ट कानून नहीं होने की वजह से इसमें सारी की सारी स्पष्ट धाराएं जोड़ी गई है और जो व्यक्ति इसमें लिप्त पाया जाएगा उसको जल्दी से जल्दी सजा कैसे मिले और बड़ी सजा मिले, सख्त सजा मिले, इसके सारे प्रावधान इस बिल में रखे हैं और इससे निश्चित रूप से घटनाएं रुकेंगी। जी वाजिब अली साहब, कुछ संभावना है कि तंत्र पे सवाल पहले खड़े भी हो रहे हैं और अभी सवाल भी नहीं खड़े, एक भरोसा भी किया जा रहा है। जब तंत्र हमारा वही है तो काम तो आगे की, अगर फेलियर हमारा जो सिस्टम है तो नया कानून कितना भी लेकर के आ जाए उस पर कोई इफेक्टिव नहीं होगा। और वास्तव में अगर मजबूत तंत्र है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कोई खामी रही है, उसे दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर नया कानून भी अगर वो तंत्र को अगर एक्टिव नहीं कर पाया, इफेक्टिव नहीं कर पाया, तो फिर क्या होगा? अभी रामलाल जी भी कह रहे थे कि टूल्स भी देने जरूरी हैं, संसाधन भी अच्छे जुटाने जरूरी होते हैं पुलिस के लिए या प्रशासन के लिए। तो ये भी एक टूल है, क्योंकि एक अलग तरीके के अपराध जब पैदा होने लग गए तो उनको डील करने के लिए एक अलग तरीका का कानून भी चाहिए, क्योंकि पुरानी धाराओं में वो लोग इधर उधर बच जाते थे, लेकिन ये अपराध कोई नॉर्मल अपराध नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बिल का, इस कानून का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि इस तरीके की घटनाओं को रोकना। राजस्थान बड़ा बदनाम हुआ पिछले 3-4-5 सालों में, जो जिस तरह की घटनाएं यहां पर हुई, चाहे वो रकबर की वो लिंचिंग का मामला हो, चाहे वो पहलू की लिंचिंग का मामला हो, चाहे वो उमर की लिंचिंग का मामला हो, ये सारे मामले हुए और उस वक्त उस वक्त की सरकार ने जिस तरीके से उन प्रकरणों को डील किया तो कहीं ना कहीं असंतोष था उनमें। अब तक कार्रवाई नहीं हुई, जो लोग मरे, जो लोगों ने जिनकी जान गई, उन्हीं के परिवारों के खिलाफ मुकदमे करके उन्हें परेशान किया गया। और ये नया कानून इन बातों को ध्यान रखेगा कि किस तरीके से प्रायोजित रूप से ये जो भीड़ इकट्ठा होकर इस तरह की घटनाओं को जो अंजाम दे रही है और जो उनको जहां उनको संरक्षण प्राप्त है, जिन उद्देश्यों को लेकर वो हम ये घटनाएं करने आ रहे हैं, उन सबका ध्यान रखा जाएगा और उनको सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई होगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और कानून सही काम कर रहा है। मैं मेवात क्षेत्र से आता हूं, अक्सर ये घटनाएं वहीं हुई हैं, लेकिन मैं विश्वास रहा हूं जब से सरकार बनी है इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगा है और हमें आगे भी उम्मीद रखते हैं कि सरकार मजबूती से लॉ एंड ऑर्डर को वहां पे विश्वास के साथ बना के रखेगी और ये घटनाएं रुकेंगी। मेरे सर एक छोटे, समय बहुत कम है, मैं एक बहुत कम शब्दों में चाहूंगा आपसे, रेप के लिए अगर कोई करता है तो फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई है। अब नया कानून आया है हमारे प्रदेश में ही, लेकिन घटनाओं पे लगाम नहीं लग पाया। मेरा जो सवाल आपका था, लिंचिंग कानून आए ना आए अलग बात है, ये क्योंकि विधायिका का काम है, चुनी हुई सरकारों का काम है, लेकिन चिंता का जो विषय है कि रेप में पहले 7 साल 10 साल घटना देख करके 14 साल तक की कैद का सजा, लेकिन फांसी है, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाओं की बाढ़ आ रही है। ये वजह क्या है कि इतने सख्त कानून होने के बावजूद भी नहीं हो रहे? क्या गारंटी है कि लिंचिंग में 5 लाख का जुर्माना, उस भीड़ पे कार्रवाई कर सकेंगे, अधिकार दिए जा रहे हैं, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन इसकी वजह में गिर जाने की आवश्यकता है। मुझे जो लगता है कि वास्तव में भीड़ हो चाहे एक सिंगल पर्सन हो, उसमें डर क्यों नहीं है कानून का?
देखिए, रेप की जो हम बात करें तो जाहिर सी बात है आप सख्त कानून बने हैं, क्योंकि ये भी इसी विधानसभा से कानून बना था। सही बात है, यही विधानसभा से कानून बना है। लेकिन मैं थोड़ा फर्क समझता हूं। रेप के लिए जो लोग इन तरह की घटनाओं में हैं, वो 1 या 2 की 3 की प्लानिंग होती है, वो उनकी इंडिविजुअल आपराधिक प्रवृत्ति के कारण वो प्लानिंग बनती है उनकी। लेकिन ये जो अपराध हैं, ये बाकायदा प्लान किए जा रहे हैं फ्यूचर में एक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होना जरूरी है, जो नियम है उनके तहत कार्रवाई होनी भी बहुत जरूरी है जी। और चलिए, मैं रामलाल जी आपके पास आना चाहूंगा। 5 तारीख को जब डिबेट होगी, निश्चित रूप से आपकी पार्टी पे, आपकी पूर्ववर्ती सरकार पे उंगलियां उठेंगी और ताल ठोक के सत्ता पक्ष की ओर से कहा जाएगा कि अगर आप समय रहते, हालात सुधार देते, घटनाओं पर लगाम लगाते तो आज इस कानून की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए योगेंद्र जी, फिर मैं वही बात दोहराने का काम करूंगा। सरकार की मंशा अगर साफ है तो सरकार वर्तमान के अंदर जो कानून हमारे पास है उन कानूनों के अंदर कार्रवाई करे। हाँ। लेकिन मैं चाहूंगा सरकार को, फिर आज जिस तरीके से इन घटनाओं के ऊपर अंकुश लगाने वाली सिर्फ और सिर्फ पुलिस है, पुलिस को आप चौकियां खाली पड़ी है, थाने में स्टाफ नहीं है, गाड़ी एक अगर कहीं से मुलजिम को लेकर चले जाए, पीछे से कोई घटना हो जाए, उधार गाड़ी मांगनी पड़ती है। मैं चाहूंगा कि कानून से सबसे पहले जरूरत आवश्यकता इस बात की कि पुलिस के पास संसाधन मजबूत। आखिरी सवाल है मेरा रामकेश जी के पास में। रामकेश जी, कानून पास हो जाएगा, जैसे मैंने अभी उदाहरण रेप केस का दिया, पूर्ववर्ती सरकार ने इसी विधानसभा से फांसी की सजा का प्रावधान किया था, ये भीड़ को रोकने के लिए है। वाजिब अली जी की बात से मैं काफी सहमत हूं कि वहां कुछ लोगों का एक षड्यंत्र हो सकता है, इंडिविजुअल किसी का अपराध बोध हो सकता है, लेकिन यहां एक भीड़ समूह और जैसे आरोप लगा रहे हैं एक साजिश हो सकती है। तो तंत्र तो हमारा वही होगा, जो भीड़ है या उसकी जो मानसिकता है वो भी वही होगी। हम अभी भी उस जड़ में नहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं या लोगों को समझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि कानून इतना सख्त आपका भविष्य खराब होगा। उस पहलू पे ज्यादा जाने की जरूरत है। या मेरा योगेंद्र जी स्पष्ट मानना है कि ये जो भीड़ और ये जो अपराधी हैं, ये प्रायोजित लोग हैं, स्पॉन्सर्ड हैं, और ये जो भगवा आतंकवाद का जो पूरे देश में एक नया भगवा आतंकवाद का एक नया रूप हमारे सामने आ रहा है, वो ये देखने को मिल रहा है। जानबूझ करके जानबूझ करके लोगों को उकसाया जा रहा है और एक जाति विशेष के लोगों को मारा जा रहा है। ये जाति विशेष के लोगों को, जैसे कोई गाय का नाम आता है, जाति विशेष के लोगों को मारा जा रहा है और ये इस कानून से सीधा रुकेगा। ये कानून जो है, ये कानून भविष्य में काम करेगा और इस आतंकवाद को रोकने का काम करेगा, ऐसे अपराधियों को रोकने का काम करेगा और ये अपराधियों को सख्त सजा दिलाने का काम करेगा। ये अपराधी ऐसा अपराध करने के लिए 100 बार सोचेगा, 100 बार सोचना पड़ेगा ऐसे लोगों को। इस तरह का अगर कोई अपराध करेगा उनके लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। कुल मिलाकर के मॉब लिंचिंग और खौफ दोनों के लिए बिल सरकार ने पेश कर दिया है और 5 तारीख को यह पास भी हो जाएगा। लेकिन उसके बाद सबकी निगाहें टिकी होंगी, क्या वास्तव में यह नजरिया बदलेगा और लोगों में वास्तव में खौफ हो पाएगा या डर हो पाएगा जो अपराधी हैं, और जो घटना है उन पर लगाम लग पाएगी। सबकी निगाहें इसी पे टिकी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। धन्यवाद साहब।